गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक सीरीज चला रहे हैं। मतलब जीके जीएस में या तो करंट अफेयर्स हो या जीके जीएस का ओवरऑल हो या मैथ का भी अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक पे जो है वीडियो बना देंगे। और ये मेनली बीएसएससी सीजीएल के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिस पे आपको एग्ज़ाम तक जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं उन सभी पे वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों में इसको जो है शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून आपको दिख नहीं रहा होगा उतना अच्छा से, लेकिन हम इसको बोल करके आपको पूरा समझा देंगे, पूरा डिटेल्स चर्चा कर देंगे। आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं या अगर दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, नागरिकता संशोधन बिल जो है CAA 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर को पास हुआ था और राज्यसभा में 11 दिसंबर को पास हुआ था, पारित हुआ था। यह बिल जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसमें संशोधन किया गया था सिटीजन अमेंडमेंट बिल में। तो इसमें दोनों सदनों में जो है पारित हो गया। उसके बाद 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये कानून बन गया। और अब जो है पहले इसमें क्या था कानून में कि आपको कम से कम 11 साल भारत में रहना था तब जाके आपको भारत का नागरिकता दिया जाता है। लेकिन अब जो इसमें संशोधन किया गया है, जो 5 साल के आधार पे ही अगर आप 5 साल भी रह लेते हैं भारत में, कोई आकर के रह लेता है, वो भारत के नागरिकता का पात्र बन जाता है, भारत के नागरिक होने का पात्र बन जाता है। इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो दूसरे देश, यानी कि जैसे पड़ोसी जो भारत का देश है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक, वहाँ का अल्पसंख्यक है, उसी को नागरिकता प्रदान करना है। देखिए इसमें CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और यही जब बी हो जाएगा, यहाँ पे CAB हो जाएगा तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो जाएगा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट था। और अगला चलते हैं, आगे है इसमें भारत का जो संसद भवन बना है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए भारत का जो नया संसद भवन बना है इसका आधारशिला जो है नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रखा 10 दिसंबर 2020 को रखा था। 10 दिसंबर 2020 को रखा था। इसका निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत पूरा होगा। इसका जो निर्माण है सेंट्रल विस्टा जो परियोजना है उसके तहत पूरा होगा। सेंट्रल विस्टा याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और ये 2022 तक इसका है कि ये पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें कि इसका जो प्रोजेक्ट है, इसका जो ठेका मिला है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। किसको मिला है? टाटा को मिला है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। और 861 करोड़ रुपए में मिला है, 861.9, यानी कि मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 862 करोड़ रुपए में इसको पूरा संसद भवन बनाने का ठेका मिला है। लेकिन अंत में जो है इसमें 971 करोड़ रुपए लागत आने का खर्च बताया जा रहा है। 971 करोड़ खर्च आने का लागत बताया जा रहा है। ये इसका संसद भवन का जो नया बनने वाला है, इसका जो एरिया कवर किया गया है 64,500 स्क्वायर मीटर में, यानी कि वर्ग मीटर में 64,500 स्क्वायर मीटर में इसका एरिया जो है कवर किया गया है। इसमें एक चीज़ और बताते हैं, संयुक्त अगर मान लेते हैं कि जो संयुक्त सत्र होता है लोकसभा और राज्यसभा का, जिसमें दोनों सभा मिल करके एक साथ जो बैठक होता है, उसमें इसमें आपको कम 1224 लोगों का बैठने का क्या है जगह दिया गया है। 1224 लोगों का बैठने का जगह दिया गया है, जिसमें लोकसभा में लोकसभा सदस्यों का संख्या 888 तक इसमें बैठ सकता है लोकसभा में। और राज्यसभा के लिए जो है 384 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। इतना बड़ा इसको बनाया गया है। तो दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है, भवन का जो डिज़ाइन है, आपको HCP कंपनी जो है बनाई है। HCP जो कंपनी है वही उन्हीं ने डिज़ाइन, SCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने इसका किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए रामसर साइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपको एग्ज़ाम में जो है रामसर साइट के बारे में जो है पूछा जाता है। अब देखिए रामसर साइट में बहुत सारा चीज़ जो है चेंज हो गया है। रामसर साइट में अब भारत में रामसर साइटों की संख्या जो है 75 हो गया है। भारत में जो रामसर साइट है उसकी संख्या 75 हो गई है। 75वां जो रामसर साइट है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में 75वां शालबुग आर्द्रभूमि, इसका नाम है, आपको याद कर लीजिए, साल उसके बाद बुग, शालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है। सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है, 75वां है ये। तो दोस्तों और उसके बाद में वर्तमान में रामसर साइट की संख्या टोटल 25 हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक किस राज्य में रामसर साइट है। तो भारत में सर्वाधिक रामसर साइटों की संख्या जो है तमिलनाडु में है, 14 गो है। तमिलनाडु में 14 है। कहाँ है? तमिलनाडु में 14 है। दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें आपको रामसर साइट का हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि हाँ देखिए दोस्तों, इसमें आपको दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली का नाम सुने होंगे, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अभी भी है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव को क्या किया गया है? मिला दिया गया है। उस दोनों को विलय कर दिया गया है। विलय करने के बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना हो गया है? 8 हो गया है, जो 26 जनवरी 2020 को ही विलय किया गया था। 26 जनवरी 2020 को ही विलय किया गया था। तो दोस्तों ये सब चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आगे है कि एक मिनट, हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बन करके तैयार हुआ था, आपको कब हुआ था? ये 2018 में ही तैयार हुआ था। और इसका उद्घाटन जो है श्री प्रधानमंत्री जो है भारत देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये गुजरात के नर्मदा ज़िले में इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का 143वां जो जयंती था, 143वां जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। इनका मूर्ति का अनावरण किया गया था, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा है, विश्व में सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है, ऑलमोस्ट 182 मीटर है। और इसको फीट में अगर काउंट करेंगे तो 597 फीट है। कितना फीट है? 597 फीट है। दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है। और स्थान आपको अभी बोले हैं कहाँ? साधु बेट, साधु बेट द्वीप, साधु बेट द्वीप पे जो है ये बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसका कुल जो लागत है वो 2400 करोड़ का एक लिमिट किया गया था, लेकिन अतिरिक्त इसको जो रख रखाव में भी जो है इसमें खर्च होगा, जो वो लागत है 650 करोड़, यानी कि टोटल 3050 करोड़ का इसमें रख रखाव सब और मूर्ति बनाने में सब में जो है 3050 करोड़ का लागत आया है। इसका जो देखिए, इसका शिल्पकार जो थे, इसका जो डिजाइन करने वाले थे वो राम वी सुतार हैं। राम वी सुतार थे, राम वी सुतार। ठीक है, इसका इंजीनियरिंग कौन किए थे, डिजाइन कौन किए थे? तो राम वी सुतार। कंपनी जो है L&T है। कंपनी क्या है? L&T है, L&T है कंपनी। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, एक देखिए ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में भी हम बात किए हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि यूनिटी मीन्स होता है एकता। यहाँ पे है, अगला है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है श्री रामानुजाचार्य के 1000वीं जयंती पे उनका जो है उद्घाटन किया गया था उस मूर्ति का। और ये बैठा हुआ मूर्ति है। कैसा मूर्ति है ये? बैठा हुआ मूर्ति है। और विश्व का यानी कि संसार का दूसरा सबसे बड़ा जो है बैठा हुआ मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई जो है
16 फीट है, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। और अगर मीटर में इसको बोले तो 68.5 मीटर का ये मीटर जो है ऊंची है। तो और इसको समानता का मूर्ति हिंदी में बोलेंगे, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि उसको एकता का मूर्ति बोलेंगे। आगे चलिए देखते हैं। और समझ गए आप लोग कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा श्री चिन्नाजियर स्वामी आश्रम के परिसर में भद्रावेदी नाम की 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर स्थापित किया गया है। 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर इसको स्थापित किया गया है। दोस्तों आगे है, इसमें ना 5 प्रकार के धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को 5 प्रकार के धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें कुल 1000 करोड़ का खर्च किया गया है। कितना खर्च किया गया है? 1000 करोड़ का खर्च किया गया है। और देखिए विश्व में सबसे जो बड़ा बैठी हुई मूर्ति है वो बुद्ध की मूर्ति है। कहाँ पे है? थाईलैंड में है। तो ये आपको बैठी हुई मूर्ति है, थाईलैंड में है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से वीडियो डेली आएगा और देखते रहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।